Okay, so dear students, welcome back. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रमन इफेक्ट. नाउ हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, जिसमें हमने देखा था कैसे आपका लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करने के बाद अगर वो विदाउट एब्जॉर्प्शन अगर स्कैटर हो जाते हैं तब आपका इलास्टिक फेनोमेना होते हैं. अगर वो वहां पे कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं तो वहां पे आपका इलास्टिक फेनोमेना ऑकर होते हैं. तो वहां से आपका तीन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था कल अराइज हुए थे बेस्ड ऑन द elastic or inelastic collision between the molecule and the electromagnetic radiations. Now, फिर हमने देखा कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं तो आपका रिले स्कैटरिंग होते हैं कि जितना इंटेंसिटी से आपका लाइट जो है स्ट्राइक करते हैं पार्टिकल से और वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग. अब रिले स्कैटरिंग में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था कि अगर आपका रिले स्कैटरिंग में अगर आपका जो स्ट्राइकिंग पार्टिकल से एक मॉलिक्यूल है और वहां से मॉलिक्यूल से विदाउट एब्जॉर्प्शन अगर आपका लाइट स्केटर होते हैं तो आपका एंटी स्टॉक लाइंस आपको पाया जाता है, जिसमें आपका स्केटरिंग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रेडिएशन. सिमिलरली अगर आपका जो स्केटरिंग रेडिएशन का लाइट इंटेंसिटी अगर आपका डिक्रीज होते हैं तो आपका स्टॉक लेंस प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट से आपका सबसे हाईली इंटेंस बैंड होंगे जिसमें विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन और डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्व, एंड दिस intense line we usually called as relay scattering. इसको हम कहते हैं relay scattering. रेले स्कैटरिंग. तो अगर आपकी स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होते हैं तो हम उसको कहते हैं स्टॉक लाइंस. अगर if the frequency of the scattered radiation is lesser than the I can say incident beam, then such type of lines or radiation is known as stock lines. तो यहाँ पे आपका स्टॉक लाइंस होंगे और स्टॉक रेडिएशंस होंगे. अगर आपका इंटेंसिटी इंक्रीज होता है स्कैटर्ड बीम का एज कंपेयर टू द इंसिडेंट बीम, इनको हम कहते हैं एंटी स्टॉक लाइंस. एंटी स्टॉक लाइंस. और हमने देखा कि कैसे इनकी एनर्जी में चेंज होता है. एक में आपका डेल्टा एच म्यू माइनस डेल्टा ई होते हैं और यहाँ पे डेल्टा एच म्यू प्लस डेल्टा एच ई. इट मींस द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट इज इंक्रीजिंग एंड द frequency of this particular light is decreasing. So this is usually known as the quantum theory of Raman effect. Now, in the classical theory, why we study this classical theory of Raman effect? Now, the classical theory of Raman effect is very important because this theory leads to we can say understanding a very basic concept that is known as the molecular polarizability. So your classical theory explains this important concept, that is the molecular polarizability, how molecules get polarized in the presence of an electric field. Now, this molecular polarizability is the basic of our, I can say, basic of Raman spectroscopy. Raman spectroscopy. ये जो आपका molecular polarizability है, इसी की बेसिस पे आपका पूरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी मॉलिक्यूलर पॉलराइजेबिलिटी के बेसिस पे ये आगे बढ़ेंगे. तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो आपकी मॉलिक्यूलर पॉलराइजेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं. दैट्स व्हाई वी स्टडी दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर we have to explain some important term. हम यहाँ पे कुछ important term explain करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डाइपोल. एक मॉलिक्यूल में कैसे डाइपोल क्रिएशन होते हैं और डाइपोल के साथ आपका पोलराइजेबिलिटी क्या है.
पॉलराइजेबिलिटी क्या चीज है, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी की बेसिस पे हम ये क्लासिकल थ्योरी और मॉलिक्यूलर पॉलराइजेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए मॉलिक्यूल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, आपके पास मॉलिक्यूल है, एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है एक्स वाई से डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल पुट दिस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इन ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाल देंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो let me represent this electric field by E. So this E is the static electric field. Now the important point here is our static electric field. So static electric field. So what we mean by static electric field is that the I can say the frequency of this electric field will not change. Static means that the frequency of this electric field will not change. So we are considering a static electric field, and these diatomic molecules we are kept inside this static electric field. Now what will happen, अब हमारे पास क्या होगा कि जब आप इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे होगा क्या, इस जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना पोल्स होंगे, दैट इज पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना पॉजिटिव पोल्स होंगे और नेगेटिव पोल्स होंगे। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जब आप इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट है उसमें एन न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस स्टार्ट होंगे। सी अगर हम इस मॉलिक्यूल की जो आपकी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड देखें तो ये एक दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एक्स वाई बॉन्ड। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को, इफ यू पुट दिस मॉलिक्यूल इनसाइड दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, we know that this electric field has its own positive and negative pole. Then what will happen here is that the electron cloud of this diatomic molecule will tend to attract towards the negative and a positive pole of the electric field, and the nuclei of this molecule will tend to attract towards the negative पोल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही आपका अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो क्या होगा, इन जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स में जो बॉन्ड बना हुआ है एक्स वाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पोल के साथ, और न्यूक्लियाई आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे नेगेटिव पोल के पास। अब क्या होगा, ये अगर आपका एक्स वाई मॉलिक्यूल था तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह यहाँ से पास हो रहे हैं। तो क्या होगा, स्लोली स्लोली ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट से ये बॉन्ड बना हुआ है वो आहिस्ता शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव साइड में जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे, देन व्हाट विल हैपन हियर इज दैट देयर विल बी ए नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन दिस टू एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स शिफ्ट होंगे, आपकी एक्स पे क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स एक्स। उसी तरह आपका न्यूक्लियाई शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर विल बी अ नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन दिस वाई एटम। अब क्या हो गया, पहले ये आपका एक न्यूट्रल एटम था, एक्स वाई था, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका एक्स वाई बॉन्ड बना हुआ था। अब क्या होगा, जैसे ही स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल और न्यूक्लियाई शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। इट मींस देयर इज सम डिस्टर्बेंस क्रिएटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in between these two atoms, and the electron clots will shift towards the positive pole of the electric field. So there will be a net negative charge develop on the atom Y, and a net positive charge will develop on the atom Y. So now we can say there is a charge separation now taking place in these
this molecule. So now we can say that that there is a dipole creation occur in this molecule. Now, what we mean by dipole is the separation of charge and the distance between these two atoms. ये आप दो एटम के बीच में कितना चार्ज डेवलप हुआ है और उनके बीच की डिस्टेंस को हम डाइपोल कहेंगे. और we can also say now our neutral molecule will become a polar molecule. अब आपका यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है. चार्ज सेपरेशन होने का मतलब है अब आपका यहाँ पे क्या हुआ है, this molecule now will become a polar molecule. And the process of this developing of charge on these two atoms is known as polarization. इस पूरे प्रोसेस को जिसमें क्या हो गया, एक न्यूट्रल एटम पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड charge is developed on these two atoms of this diatomic molecule, and the development of this charge is known as polarization. Polarization means creation of the pole. Now here we have a well negative and positive charge developed on this atom. So the whole process is known as polarization. Now the polarization, the intensity of this polarization, how much this molecule will be polarized. The extent of polarization is directly proportional to the intensity of this static electric field. So how much your molecule get polarized, आपका molecule कितना polarized होंगे वो depend करेंगे कितना intensity के आप electric field आपने इस molecule पे apply किया हुआ है. So if we represent this polarization by this mu or dipole by this mu, how much dipole creation will occur in this molecule will be directly proportional to this intensity of this electric field. जितना आपका इंटेंसिटी बढ़ेंगे उतना पोलराइजेशन बढ़ेंगे. पोलराइजेशन बढ़ने का मतलब है कि आपका चार्ज जो वेल सेपरेट होंगे. अब इसको अब हम कह सकते हैं कि द पोलराइजेशन विल डिपेंड ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर. Any molecule will polarization of any molecule will be I can say will be depending on two important factors. The first is the E means the intensity of the electric field. कितना electric field आप उस पे apply कर रहे हैं उस पे आपका ये polarization depend करेंगे. इसके साथ साथ अगर मैं इस proportionality term को अगर मैं हटा दूं, now this mu will be equal to, now what will I do is I will replace this proportionality term will equal to, it means I have to put some constant here. Now this mu is equal to alpha E. Now see here the difference, this is the proportionality term and this is the alpha term. ठीक है, इन दोनों को आप differentiate करेंगे. ये आपका एक proportionality term है, ये आपका alpha है. Now what this alpha is? Now this alpha is the polarizability. Polarizability है आपका ये alpha polarizability. Now this polarization will depend on two important factors. One is the intensity of the electric field and second is the alpha, that is the polarizability. Up, let's try to understand what we mean by this polarizability. The polarizability means the ability of a molecule to polarize. आपका एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एबिलिटी है पोलराइज होने के, that will give us the polarizability of the molecule. Some molecules can easily get polarized, some cannot easily be polarized. So your polarization, that how much your charge separation will occur in a molecule, that will depend on two important factors. One is the intensity of the electric field you are applying and the second is the alpha. Here alpha is the polarizability, and polarizability means the ease with which a molecule get polarized. कितना आसानी से आपका एक मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं वो आपका polarizability बता देते हैं. तो इसको अल्फा की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, alpha is the polarizability. If I can shift this E from this side to this side, it will be equal to mu upon E. So I can say in another term, polarization per unit electric field is our polarizability. So this polarizability is equal to mu upon E. Mu is our polarization.
कि जब आप एक यूनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कितना आपका मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं. दैट for example, in the electric field, we usually apply in watt. If I can apply 1 mole of electric field in this molecule, how much the molecule get polarized will give you the polarizability of that molecule. So this alpha is equal to mu upon E. So we can explain this polarizability in terms of polarization per unit electric field. Now let's explain the concept of ease with which a molecule get polarizes. For example, I will explain it by taking 2 examples. अब मैं इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या चीज है और कैसे ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव ए अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, मेरे पास एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है. अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है. सिंपली आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इथेन, CH2. In case of ethene, we have pi electrons in the p bond of this double bonded pi electrons will present in the p orbital of this carbon. Similarly, I can take the example of CH3. Now this is a saturated molecule. ये आपके पास एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है. Now if we compare between these two, what we'll see here is यहाँ पे आपका दोनों क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ साथ आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमने ease of polarization, the ability of a molecule to easily polarize means जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे, इफ यू अप्लाई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस मॉलिक्यूल एंड इफ यू अप्लाई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस मॉलिक्यूल, द pi electrons, that is in case of unsaturated molecule, will easily get polarized. So in case of this, polarization will be easy. Why? Because this pi electron is not that much influenced by the nucleus of this carbon atom as compared to the sigma electron. So if you apply even a small amount of electric field, the pi electron will easily get polarized, and such type of molecule is known as soft molecule. Soft molecule means these are the molecules which can be easily polarizable. However, in case of the saturated molecule here, CH3 and CH3, we know that the 2 electron is strongly influenced by the nuclei of these 2 carbon atoms. अब जैसे ही आपका ये 2 कार्बन एटम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे इस इलेक्ट्रॉन का, it will not easily be polarizable by this electric field. आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज नहीं होंगे. आपका H2O मॉलिक्यूल की बात करें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अंडर द न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजीली पोलराइजेबल. सो सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हार्ड molecule. So the alpha will depend on the nature of the molecule. आपका polarizability कितना होगा, polarize कितने आसानी से आपके molecule होंगे, that will depend on the nature of your molecule. So this is what we mean by polarization, what we mean by dipole, and what we mean by polarizability. अब यही important concept आपको आगे ले जाना है और आपका पूरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी polarizability, molecular polarizability के बेसिस पे आपको ये सब पढ़ना है. तो ये हमारा हुआ एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट जिसमें हमने एक्सप्लेन किया डाइपोल मूवमेंट क्या है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया the concept of our polarization, and finally we have explained the concept of polarizability. polarizability. Now आगे बढ़ते हैं. Now we know that the term polarizability. अब हमें पता चला एक polarizability नाम का एक टर्म है जो कि हमें बताता है कि कितना आसानी से एक मॉलिक्यूल पोलराइज होंगे. Now up the term is how we can express this polarizability. Now the question here is how we can express this
पोलराइजेबिलिटी। आप इस पोलराइजेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं। सो टू एक्सप्रेस दिस पोलराइजेबिलिटी, किसी भी मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक मैथमेटिकल डायग्राम हम यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड, तो ये पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड के मदद से हम मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। और द कंसेप्ट ऑफ दिस पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड योर होल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज the whole Raman spectroscopy means whether the molecule is Raman active or not. आपकी मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होंगे या रमन स्पेक्ट्रम आपकी मॉलिक्यूल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, that's all based on the polarizability ellipsoid concept, या आपकी मॉलिक्यूल का पोलराइजेबिलिटी कैसे बनता है वो सब आपकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ से आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है या रमन स्पेक्ट्रा दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स to understand the concept of this polarizability ellipsoid, let's take the example of H2 molecule. H2 molecule, अब हम H2 मॉलिक्यूल को H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हुए हम इस पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। नाउ this H2 molecule, we can I can say we can put this molecule inside the electric field in two ways. हम दो तरीके से इस H2 molecule को mainly दो तरीके से electric field के अंदर इसको रख सकते हैं। One is your end-to-end orientation. End-to-end orientation. End-to-end orientation means, for example, this is the plane of the board, and I will put my H2 molecule this way inside the electric field. अब मैं यहाँ पे electric field apply करता हूँ. It means this is the end-to-end orientation. The second orientation will be my sideways orientation. साइडवेज ओरिएंटेशन भी आप इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख सकते हैं। साइड ओरिएंटेशन मींस इन दिस वे, एंड यू कैन आल्सो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस मॉलिक्यूल्स इन अ साइडवेज फैशन। ऐसे भी आप इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। नाउ here we have already considered that the electric field we are applying is static. हमारा जो electric field है वो static है, means there is no change in the frequency of this electric field taking place. Now क्या होगा, अब यहाँ पे दो तरीके से हमने इसको दिखाया है। एक क्या है, हमारा बॉन्ड एक्सिस के थ्रू, यूजुअली इसको हम z एक्सिस और बॉन्ड एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन का बॉन्ड एक्सिस है। बॉन्ड एक्सिस मींस कि हाइड्रोजन के बीच में जहां से बॉन्ड बना हुआ है। अब इस वाले साइड ऑन फैशन में हमारे ये z एक्सिस बनेंगे और दिस इज द बॉन्ड एक्सिस। तो एक चीज क्या है, एक अगर हम देखें यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू योर बॉन्ड एक्सिस। सो आई कैन से हियर योर E इज पैरेलल टू बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस मींस जहां पे आपका बॉन्ड बना हुआ है, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन लाइंग कर रहे हैं। However, in this case, I can say the electric field is perpendicular to bond axis. Bond axis. Now, what will be the effect of this orientation on the polarization of this molecule? अब यहाँ पे पोलराइजेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेंगे? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका बॉन्ड एक्सिस जो है वो पैरेलल है। पैरेलल मींस आपका इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है। अब जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमें पता है इसमें एक आपका पॉजिटिव पोल है, एक साइड आपका नेगेटिव पोल है, तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आते ही यहाँ पे पोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा। आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही पोलराइजेशन होंगे, अब जब भी यहाँ पे पोलराइजेशन होंगे, हम इजीली इसका
पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड कैसे हमें ड्रॉ करना है। सो नाउ दिस इज द हाइड्रोजन, this hydrogen molecule is under the influence of this electric field. Now here we can represent this polarizability in this way कि आपका जहां पे भी जिस साइड में भी आपका इलेक्ट्रॉन प्लॉट शिफ्टिंग होंगे उस साइड आपका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की जो विड्थ होंगे वो कम होंगे। सो हियर आई कैन इजीली ड्रॉ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इन दिस वे। मैं यहाँ पे ऐसे जो एलिप्स की तरह आपका यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई कैन ड्रॉ ए पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। नाउ यहाँ पे इसको एक मिनट हम बिल्कुल सेंटर पे लाते हैं, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, तो आई कैन ड्रॉ इट इज दिस हाइड्रोजन एंड अगेन हियर इट इज द हाइड्रोजन। सो ये हमारा हाइड्रोजन है, इसकी हम यहाँ से हम पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये अलोंग द बॉन्ड एक्सिस है तो इजीली पोलराइज हाइड्रो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पोलराइज हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में आपका डायमीटर या सेंटर से जो आपका सरफेस ऑफ द इक्लिप्स है उसकी डिस्टेंस कम होंगे, और जिस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन कम होंगे वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होंगे फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द इक्लिप्स। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस और इस वाले को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस हम उसे कहते हैं जहां जिस साइड पे आपका लेस पोलराइजेबिलिटी है। माइनर एक्सिस हम उस एक्सिस को कहते हैं जहां पे आपका पोलराइजेबिलिटी है वो ज्यादा है, मींस मोर पोलराइजेबिलिटी। जिस साइड आपका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होंगे उस साइड आपका माइनर एक्सिस बनेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेबिलिटी कम होते हैं वो माइनर एक्सिस बनते हैं। इट मींस कि इस वे में, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस ओरिएंटेशन में आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव पोल है, यहाँ पे नेगेटिव पोल है, आपका पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्ट होंगे तो आपका बॉन्ड ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बेंड होंगे। लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपका हाइड्रोजन जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है दो एटम के बीच में इस तरह बेंडिंग होंगे, तो इस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन बहुत क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन इस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन हो सकता है, तो इसका पोलराइजेबिलिटी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है तो इस साइड में आपका मेजर एक्सिस बनेगा। अब इस केस में मेरा पोलराइजेबिलिटी इक्लिप्स है या एलिप्सॉइड है वो ऐसा कुछ बनेंगे, दिस इज द हाइड्रोजन। नाउ इन दिस केस द वर्टिकल लाइंस इज माय minor axis means in this direction there will be more polarizability and my vertical line will be my major axis, ये मेरा major axis होगा। So this is how we can represent the major and the minor axis, and this way how we can represent the polarizability ellipsoid. So यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक डायरेक्शन में आपका पोलराइजेबिलिटी अलग आ रहा है। इस डायरेक्शन में अगर अलाइन है तो आपका एक किस्म के पोलराइजेबिलिटी बन रहा है, एलिप्सॉइड बन रहा है। अगर इस तरह ओरिएंटेशन है तो आपका पोलराइजेबिलिटी अलग से बन रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन को इस तरह बनाता हूँ लिटिल बिट टिल्टेड, तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी और कुछ बनेंगे, ठीक है, और कुछ बनेंगे, और मेरा ऐसा कुछ बन सकता है कि मेरा पोलराइजेबिलिटी और भी यहाँ से टिल्टेड थोड़ा ये और थिन हो सकता है। इट मींस the polarizability of a molecule is depending upon the orientation of this molecule inside the electric field. So it means I have different kind of polarizability, I have different nature of polarizability under different orientations and under different directions. So I can say that the polarizability is anisotropic. This is very important. Anisotropic means that कि आपकी हर एक डायरेक्शन में हर एक पर्टिकुलर पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी पावर आपकी मॉलिक्यूल की होंगे, या आप कह सकते हैं कि
अगर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज होते हैं तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड भी डिफरेंट होंगे। पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का डिफरेंट होने का मतलब है कि आपका जो the ability with the ability with which the molecule get polarizes, कि आपका कितना आसानी से मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं वो भी आपका डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड द पोलराइजेबिलिटी इज एनिसोट्रोपिक, मींस हर एक डायरेक्शन में आपका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड अलग बनेंगे, दैट मींस पोलराइजेबिलिटी भी आपके मॉलिक्यूल का अलग होंगे। दैट्स व्हाई वी से दैट पोलराइजेबिलिटी इज anisotropic. Now, if I have to explain this polarizability ellipsoid, I can explain it is a polarizability ellipsoid is defined as a three-dimensional surface. इसको मैं ऐसे explain कर सकता हूँ कि the polarizability ellipsoid is defined as a three-dimensional surface. This surface whose distance from the electrical center of the molecule. Here the electrical center is the center of gravity of this molecule. It is the middle of the distance between these two atoms. That is हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बिल्कुल सेंटर को मैं इलेक्ट्रिकल सेंटर कह सकता हूं। The polarizability ellipsoid is defined as a three-dimensional surface whose distance from this electrical center of the molecule is inversely proportional to the square root of the polarizability along the line joining that point. So this line. So I can say that my polarizability that is alpha is inversely proportional to 1 upon under root AI. Now this under root AI is the polarizability along the line, this line major and minor axis joining a point I anywhere. It can be I here, it can be I here, it can be I here, anywhere on the surface of this ellipsoid with the electrical center, that is the center. From the center I am joining in this different direction. So this I can be here, I can be here, I can be here. So anywhere on the surface of this ellipsoid, thus we can say the polarizability is greater the axis of the ellipsoid is least. So क्योंकि ये polarizability और आपका ये जो A है, A means distance at anywhere on the surface of this ellipsoid. So यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा आपका पोलराइजेबिलिटी होगा उतना कम आपकी डिस्टेंस होंगे, मींस जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होंगे उतना अल्फा दैट इज पोलराइजेबिलिटी आपका कम होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ आई हैव ए polarizability ellipsoid like this, तो मुझे क्या करना है, यहाँ सेंटर से इस डिस्टेंस को देखना है और इस डिस्टेंस को मुझे मेजर करना है ऑन एनीवेयर ऑन द सरफेस। इट कैन बी आई हियर, यहाँ पे आई हो सकता है, सो इट कैन बी एनीवेयर हियर, इट कैन बी एनीवेयर हियर। तो जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होंगे सरफेस टू द सेंटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा कम आपकी पोलराइजेबिलिटी होंगे, और जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होंगे उतना कम आपका क्या होंगे, पोलराइजेबिलिटी होंगे। दैट्स व्हाई वी हैव रिप्रेजेंटेड मेजर एक्सिस ऑन दिस साइड, क्योंकि इस साइड में आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल की अक्रॉस द बॉन्ड एक्सिस आपकी मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट होना है। दैट्स व्हाई इस साइड में आपका पोलराइजेबिलिटी कम है, तो आपका सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इस साइड आपका पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन ज्यादा है, तो उसका रिवर्स होंगे आपका distance of your ellipsoid. So this is how we represent the ellipsoid, a mathematical representation of a polarizability, nature of polarizability of a molecule. Now, if I imagine the applying electric field across the bond of your H2. Now again, if I can say that I have applied the electric field in this way across the bond. अब इस केस में अगर मैं इस तरह अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, now in this case the electric field is perpendicular to your bond axis, and what will happen if then there will be a certain amount of polarization. आपका अल्फा का कुछ वैल्यू होंगे, लेकिन
जो भी वैल्यू होंगे बहुत छोटे होंगे. नाउ इफ आई इमेजिन द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग अबाउट इट इज बॉन्ड एक्सिस, तो मॉलिक्यूल अगर आपका इस तरह इसी के बॉन्ड एक्सिस पे अगर आपका रोटेट हो रहे होंगे, देन क्या होंगे, जैसे ही आपका रोटेट होना स्टार्ट होंगे, हर एक एंगल पे आपका एक पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू होंगे, और वी कैन से दैट द पोलराइजेबिलिटी विल बी सेम, हर जगह सेम होंगे इन ऑल द डायरेक्शन, एंड इन दिस केस we can get a circular ellipsoid. इस केस में आपको एक सर्कुलर एलिप्सॉइड बनेंगे जिसका डिस्टेंस सेंटर से सरफेस पे हर जगह इक्वल होंगे, जिसका डिस्टेंस सरफेस से सेंटर पे हर जगह इक्वल होंगे, और इसको हम कहेंगे सर्कुलर एलिप्सॉइड. सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस बॉन्ड को अपने इस बॉन्ड एक्सिस पे आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आपका पोलराइजेबिलिटी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. और जैसे ही आपका पोलराइजेबिलिटी सेम रहेंगे, आपका जो पोलराइजेबल जो वी कैन से पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनेंगे, वो आपका एक सर्कुलर एलिप्सॉइड बनेंगे. तो इसे एलिप्सॉइड को हम कहते हैं सर्कुलर एलिप्सॉइड. और ये जो सर्कुलर एलिप्सॉइड है, या जो भी आपका एलिप्सॉइड बनता है, वो आपकी पोलराइजेबिलिटी को दिखाता है कि किस डायरेक्शन में आपका मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि कभी भी आपको पोलराइजेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन क्लॉट के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है. ये जो पोलराइजेबिलिटी हम बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स नहीं है. हाँ, जब भी हमने यहाँ पे देखा आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका क्लॉट्स है, योर इलेक्ट्रॉन क्लॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पोलराइजेबिलिटी. आपका जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लॉट ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट शिफ्ट होते हैं, उस डायरेक्शन में आपकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की डिस्टेंस कम होते हैं. तो कभी भी आप इस जो पोलराइजेबल एलिप्सॉइड हम बना रहे हैं, उसको और आपकी जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट की शिफ्टिंग है, उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट और पोलराइजेबिलिटी, आप इन दोनों का जो रिलेशन है, वो आप ये कह सकते हैं कि दिस टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर आपका फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लॉट ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में आपका एलिप्सॉइड इस तरह एलिप्सॉइड की डायमीटर कम होंगे. जिस डायरेक्शन में आपका एलिप्सॉइड जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट की डिस्टर्बेंस कम होंगे, उस डायरेक्शन में आपका एलिप्सॉइड की जो लेंथ होंगे वो ज्यादा होंगे. सो इन दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इलेक्ट्रॉन क्लॉट अलग है, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड अलग है. So this is how you can represent a polarizability ellipsoid of different molecule. Overall, we can say that all diatomic molecules have ellipsoid of the general tangerine shape as H2. किसी भी आपकी मॉलिक्यूल की अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, so all diatomic molecule have ellipsoid of the same general tangerine shape. टेंजेरेंट शेप मीन्स आपका एलिप्सॉइड इस तरह बनते हैं, और आपका यहाँ से इस तरह एलिप्सॉइड बनते हैं, या इस तरह बनते हैं. जिस तरह आपका संतरे का शेप होते हैं, बिल्कुल उस तरह आपका एलिप्सॉइड के स्ट्रक्चर बनेंगे. तो हर एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का आपका एलिप्सॉइड इस तरह बनेंगे. यहाँ पे आपका माइनर एक्सिस होगा, ये आपका मेजर एक्सिस होगा. माइनर एक्सिस का डिस्टेंस कम होने का मतलब है इस साइड आपका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो रहा है, और आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी कम हो रहे हैं. ठीक है. उसके साथ साथ आपकी लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें आपका एग्जांपल्स है CO2 है आपका, इसके बाद इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक्स्ट्रा. इन सब की पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा जिस तरह हमने हाइड्रोजन में देखा था. नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? और यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना होंगे कि इनकी माइनर और मेजर एक्सिस का
या वी कैन से साइज कितना होगा, ये आपका मेजर एक्सिस है, ये आपका माइनर एक्सिस है, इन दोनों की साइज में डिफर करेंगे, बाकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सेम एंड इट इज ऑफ ए जनरल टेंजेरिन शेप। इस तरह का आपका शेप बनेंगे, बाकी साइज मेजर और माइनर एक्सिस में डिफर करेंगे। ये आपका मेजर एक्सिस है, ये आपका माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका पोलराइजेशन ज्यादा हो रहे हैं, दैट वाई द लेंथ ऑफ दिस माइनर एक्सिस इज मिनिमम। मेजर एक्सिस में आपका पोलराइजेबिलिटी कम हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ दिस मेजर एक्सिस इज मैक्सिमम। सो ये दो आपको ध्यान देना है, ये दोनों रिवर्स में है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कोलॉइडशिप ज्यादा होंगे, जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होंगे, वहां पे जो एलिप्सॉइड की साइज मिनिमम होंगे, और जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन होना डिफिकल्ट है उस साइड में आपका मेजर एक्सिस बनेंगे, और उस साइड में आपका एलिप्सॉइड का डिस्टेंस जो है सेंटर से ज्यादा बने। ठीक है, तो ये था कैसे हम एलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस म्यू, दैट इज पोलराइजेशन, इज directly proportional to, we have written as E is directly mu is directly proportional to E. Now इसको हमने रिमूव किया था प्रोपोर्शनलिटी को, फिर हमने म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई लिखा था। नाउ दिस अल्फा इज आवर पोलराइजेबिलिटी, कि हाउ मच इजीली योर मॉलिक्यूल गेट पोलराइजेस। नाउ ये हमारा क्या था कि दिस इज द कंडीशन इन विच वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्टैटिक था। स्टैटिक मींस यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहे थे। नाउ अगर हम कंसीडर करते हैं, नाउ आई कैन से इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे होंगे, जो कि आपका केस होता है, विच इज द केस ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ऑसिलेट होता रहता है। ऑसिलेट हियर मींस चेंज, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी को आहिस्ते आहिस्ते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ हम यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा रेडिएशन यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, but out of different frequencies depending upon the type of spectroscopic techniques. अब हम एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जो रेडिएशन यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेटिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होते हैं। अब अगर आप मॉलिक्यूल्स को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाएंगे, या हम कह सकते हैं अगर आप मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इसको क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं, या if you are striking an electromagnetic radiation on this molecule now will influences I can say the influences an electric field where the frequency is oscillating. Now if I consider the frequency of this electromagnetic radiation by this mu naught, this by mu is the frequency of this electromagnetic radiation I am using, then the expression for this electric field will be given by E is equal to E naught sine 2 pi mu t। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट the electric field, that is E of an oscillating electric field, which is the actual case of electromagnetic radiation, is given by E is equal to E naught sine 2 pi mu t. Now this is the mu is the, I can say, the frequency of radiation. Radiation means your electromagnetic radiation, in which the electric field frequency usually oscillates or change with time. So if your electric field is static, your electric field is represented by E. Now if the electric field is oscillating, then the E, that is the electric field, is equal to E naught sine 2 pi
mu t, and mu is the frequency of the radiation. Now the frequency will change. It is not static. Now I can remodify this equation as, now my mu is equal to alpha. In place of E I can write, मैं ये लिख सकता हूँ alpha into E naught sin 2 pi mu t, 2 pi mu t, and we know that mu is the frequency of the radiation, that is the electromagnetic radiation we are using. And this equation will tell us about the dipole moment, or I can say polarization. Polarization if the electric field is oscillating. Now let's compare these two equations. The first equation, in which we have the electric field is static, which is mu is equal to alpha E. जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होंगे तो आपका पोलराइजेशन और डायपोल मूवमेंट ये वाला इक्वेशन आपको बता देगा. If the electromagnetic radiation, or I can say electric field, is oscillating, then you have to use this equation. The polarization or the dipole moment creation in that particular molecule will be given by this equation, where mu is equal to E naught sin 2 pi mu t. So we can say such an oscillating dipoles emit radiation of its own. अब यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपका XY था या हाइड्रोजन HM, इसको जब आप ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर आप इस मॉलिक्यूल को डाल देते हैं तो क्या कर देते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है या जो ऑसिलेटिंग डायपोल है, क्योंकि यहाँ पे आपका डायपोल ऑसिलेट हो रहा है. डायपोल ऑसिलेट होने का मतलब है कभी इलेक्ट्रॉन क्लॉट इस साइड शिफ्ट होंगे, कभी क्लॉट इस साइड शिफ्ट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपका पॉजिटिव पोल इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट इस साइड शिफ्ट होंगे, अगर आपका पॉजिटिव पोल इस साइड होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट इस साइड शिफ्ट होंगे. अब ये पोल चेंज क्यों होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये आपका ऑसिलेटिंग है. ऑसिलेटिंग मींस ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, कभी इधर आ सकते हैं पॉजिटिव पोल, कभी इधर आ सकते हैं. नाउ आई कैन से in this case the dipole is oscillating. अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं तो वो अपना रेडिएशंस क्या करते हैं, एमिट करते हैं. सो आई कैन से हियर सच एन ऑसिलेटिंग डायपोल, जो कि हमारा ये इक्वेशन बताते हैं, डायपोल एमिट्स रेडिएशन, ये अपना रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं of its own. So oscillation frequency, I can say we can have immediately the equation, the classical explanation of your Rayleigh scattering. Now ये जो equation है ये आपके Rayleigh scattering को explain करते हैं. ये आपकी Rayleigh scattering को explain करेंगे. अब Rayleigh scattering क्या था कि ये मॉलिक्यूल था, यहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप इसमें बम्बार्ड करते हैं तो ये इससे एब्जॉर्ब करते हैं या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, ये मॉलिक्यूल ऑसिलेट होंगे और यहाँ से विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर इसका म्यू फ्रीक्वेंसी था तो स्कैटर्ड लाइट का भी फ्रीक्वेंसी म्यू होंगे. तो ये इक्वेशन आपकी रेले स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं आपकी मॉलिक्यूल पे, स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर्ड जो लाइट होते हैं उसका भी फ्रीक्वेंसी वही रहता है. अब हम ये कह सकते हैं कि आपका लाइट आ गया, मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक किया, मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करने के बाद मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करे, ऑसिलेट करने के बाद विदाउट एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग एनी फ्रीक्वेंसी आपका रेडिएशन वहां पे मॉलिक्यूल, वहां पे आपका क्या हो गया, स्कैटर हो गए. तो ये केस आपका हो सकता है. नाउ अब यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि हमने जो पिछले लेक्चर्स में हमने आईआर डिस्कस किया और आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस किया, हमने वहां पे आईआर में देखा कि आपका मॉलिक्यूल जो है कभी भी रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल रोटेट भी अगर इंटरनल मोशन की वजह से रोटेट हो रहे होंगे तो वो मोशन आपकी पोलराइजेबिलिटी पे इफेक्ट करेंगे, तो उसको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा. नाउ if I can say the molecule is under some internal rotation
रोटेशन, मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इंटरनल रोटेशन चल रहे हैं ऑलरेडी, इट कैन बी इंटरनल मोशन, लिखो इसको इंटरनल मोशन, दिस इंटरनल मोशन कैन बी रोटेशन, ये रोटेशन हो सकता है और इट कैन बी वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूल के अंदर ये दो चीज हो सकता है, रोटेशन भी हो सकते हैं, वाइब्रेशन भी हो सकते हैं। सो आई कैन से इफ द मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी इन मोशन, अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी ये रोटेशन या वाइब्रेशन हो रहे होंगे, देन दैट मोशन विल आल्सो हैव सम फ्रीक्वेंसीज, रोटेशन का अपना फ्रीक्वेंसी होगा, फॉर एग्जांपल वी रोटेशन, वाइब्रेशन का अपना फ्रीक्वेंसी होगा, फॉर एग्जांपल म्यू वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपका मॉलिक्यूल ऑलरेडी वाइब्रेट हो रहे हैं, देन these two will change the polarizability periodically, ये भी आपका polarizability को periodically चेंज करेंगे, polarizability को periodically चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल if my molecule that is xy is under the influence of this electric field and my molecule is performing rotation, मेरा मॉलिक्यूल जो है रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल रोटेट, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, तो एक पोजीशन पे मेरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन पे आएंगे, फिर ये फर्दर रोटेट होंगे इस डायरेक्शन पे आएंगे, फर्दर रोटेट होके इस डायरेक्शन पे आएंगे, फर्दर रोटेट होंगे इस डायरेक्शन पे आएंगे। तो ये सारा रोटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये रोटेशन ऑलरेडी हो रहे हैं। तो क्या होगा, इस वाले ओरिएंटेशन में मेरा अलग सा एलिप्सॉइड बनेंगे, इस डायरेक्शन में मेरा और अलग सा एलिप्सॉइड बन सकता है, इस डायरेक्शन में मेरा इस तरह वाला एलिप्सॉइड बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये रोटेट होके इस तरह बन सकते हैं और फाइनली मेरा ये एलिप्सॉइड इस डायरेक्शन में और ऐसे एलिप्सॉइड बन सकते हैं, बट दिस एलिप्सॉइड विल बी ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब मेरा मॉलिक्यूल रोटेट होने पे इसके एलिप्सॉइड चेंज हो रहे हैं, एलिप्सॉइड चेंज होने का मतलब है मेरा पोलराइजेशन चेंज हो रहे हैं। तो मेरा मॉलिक्यूल अगर ऑलरेडी मोशन में है या वो रोटेशन कर रहे हैं या वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, ओवरऑल जो पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट करेंगे। इट मींस, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि the polarizability changes in every rotation, यहाँ पे अलग polarizability है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। Therefore, overall I can say if the rotation as well as vibration और both, ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, both changes the polarizability periodically, अगर ये दोनों मेरे polarizability को periodically change करते हैं तो क्या होगा, then the oscillating dipole will have superimposed upon the vibration or rotational oscillation, then मेरा जो रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी मेरा अराइज होते हैं, इसका और ऑलरेडी जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सब क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, एक दूसरे के साथ ये सुपर इम्पोज होंगे, जुड़ जाएंगे। देन द ओवरऑल polarizability will be equal to overall polarizability here means आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से कितना पोलराइजेबिलिटी बनता है, प्लस आपका रोटेशनल और वाइब्रेशन जो कि इंटरनल मोशन है ऑलरेडी मॉलिक्यूल में हो रहे होते हैं, उसकी वजह से कितना पोलराइजेबिलिटी में चेंज आते हैं, वो सब बराबर होंगे। योर अल्फा विल बी इक्वल टू, वी हैव ए न्यू इक्वेशन, अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू, यहाँ पे मैं वाइब्रेशन लिखता हूं, इट कैन बी वाइब्रेशन और रोटेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने देखा था कि मॉलिक्यूल कभी भी रेस्टिंग स्टेट पे नहीं रहते हैं, कुछ जीरो पॉइंट एनर्जी के साथ ये वाइब्रेट करते रहते हैं, देयरफॉर आई विल राइट हियर वाइब्रेशन। सो इट कैन बी वाइब्रेशन, इट कैन बी रोटेशन और वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, दोनों हो सकता है जो भी मॉलिक्यूल में परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास एक तो अल्फा नॉट आ गया, व्हाट इज दिस अल्फा नॉट, इट इज योर इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी।
कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू है। दिस बीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बीटा इज रेट ऑफ change of polarizability. Rate of change of polarizability means how the polarizability is changing with the frequency of your with the frequency, I can say frequency of the vibration or rotation of the molecule. Now this VB is the vibrational frequency, it can be rotational frequency or it can be both. So यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आ गया और हमें पता है the mu is equal to alpha E. Now if I substitute the value of alpha in this equation, the overall polarization will be equal to this. In place of this alpha, I will write alpha naught plus beta sine 2 pi mu वाइब्रेशन t, और ई के जगह पे हम लिखेंगे जो ऑलरेडी ई का वैल्यू हमें पता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी। अब हमने पूरा सब चीज हमने इंक्लूड किया है, वेदर इट इज इंटरनल मोशन और इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म इज ड्यू टू आवर, आई कैन से polarizability or polarization due to internal motion. Internal motion can be vibration, it can be rotation or both. और ये जो हमारा second term है, this is due to our changing our electric field, क्योंकि हमने अब कंसीडर किया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारा पोलराइजेशन आ गया, वो एक तो आपकी इंटरनल मोशन की वजह से पोलराइजेशन हो रहे हैं, दूसरा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से आपका जो पोलराइजेशन होंगे, वो सब हमने इस इक्वेशन में इंक्लूड किया है। सो द ओवरऑल पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू पोलराइजेशन ड्यू टू इंटरनल मोशन और पोलराइजेशन ड्यू टू चेंजिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी की चेंज होने की वजह से। और यही इक्वेशन आपको रमन इफेक्ट बता देगा। दिस इक्वेशन विल टेल यू द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या चीज है, ये वाला इक्वेशन आपको बता देगा कि रमन स्पेक्ट्रम आपका कैसे बनेंगे, और इसका रमन जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वाला इक्वेशन बता देगा, क्योंकि इसमें हमने इंटरनल मोशन को भी इंक्लूड किया है और चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मॉलिक्यूल को भी इंक्लूड किया है। फर्दर if we consider that the internal motion, that is vibration or rotation, does not alter the polarizability of the molecule. पहले वाला केस अगर हम लेते हैं जहां पे आपका इंटरनल मोशन की वजह से कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, that is rate of change of polarizability due to internal motion is equal to 0. if अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, then this equation will be again equal to mu is equal to, ये बीटा 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, it will be equal to alpha naught into E naught sin 2 pi mu t. Mu is the frequency of our electromagnetic radiation we are using or changing the electric field. So now we have again two equations, one equation in which we have included the internal motion, and the second equation, if the internal motion does not lead to change in the polarizability of the molecule, then your dipole oscillates only at a frequency of the incident radiation. This is the frequency of your incident radiation. That is your electromagnetic radiation. Then the dipole oscillates, the dipole will change accordingly the frequency of your incident radiation, which will give you Rayleigh scattering, which is very important. अगर आपकी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं आपका ऑसिलेटिंग डाइपोल और द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट विल बी कॉल्ड एज रिले स्कैटरिंग. if we include the internal motion of the molecule also, then that will give us the Raman effect. So overall, for a molecule to be Raman active, what is the rule? So rule to be Raman active,
आपका कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होंगे और कौन सा मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा दिखाएंगे. आई कैन राइट हियर इज in order to be Raman active, a molecular motion or vibration must cause some change in a component of the molecular polarizability. So अगर आपकी मॉलिक्यूल्स को किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होना है, देन जो आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन होंगे, वेदर इट कैन बी वाइब्रेशन और रोटेशन, that rotation or vibration must cause some change in a component of molecular polarizability, or a change in polarizability is of course. अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिफ्लेक्टेड बाय ए चेंज इन either the magnitude or the direction of the polarizability ellipsoid. तो किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के लिए ये कंडीशंस हैं कि जो इंटरनल मोशन होंगे, the internal motion can be vibration or rotation, that internal motion will causes some changes in the component of molecular polarizability. So अगर आपकी molecular polarizability change होते हैं तभी वो मॉलिक्यूल आपका रमन एक्टिव हो सकता है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होंगे. और वो जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी में चेंज इंड्यूस हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो जो चेंज होंगे वो आपकी रिफ्लेक्ट होंगे पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में. डायरेक्शन मींस या पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड पहले इस तरह थे तो इस तरह बन सकते हैं. दूसरा इनकी मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मींस द लेंथ ऑफ योर मेजर एंड मैनर एक्सिस. अगर वो होते हैं then your molecule will be Raman active, otherwise your molecule will not be Raman active. So जिस तरह हमने IR में देखा था, IR एक्टिव होने के लिए या माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए ये कंडीशन था कि जो मॉलिक्यूलर मोशन होना चाहिए वो मॉलिक्यूलर मोशन इलेक्ट्रिक डाइपोल में चेंज करें तभी वो IR और रमन माइक्रोवेव एक्टिव हो सकता था. यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए तभी वो रमन एक्टिव होंगे, अदरवाइज वो रमन एक्टिव नहीं होंगे. तो ये था ऑल अबाउट द क्लासिकल थ्योरी और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी ऑफ रमन इफेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड कैसे बनेंगे और ये इक्वेशंस कैसे मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल चेंजेस. तो दो इक्वेशन, एक रिले स्कैटरिंग के लिए जो कि ओनली डिपेंड कर रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन, मींस इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक कर रहा है, विदाउट चेंजिंग इस फ्रीक्वेंसी वो वहां से स्कैटर हो रहे हैं. लेकिन रमन इफेक्ट के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है कि दोनों इंटरनल मोशन एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहे हैं. तो ये दो इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको रमन इफेक्ट बता देगा, एक आपको रिले स्कैटरिंग बता देगा. ठीक है, तो आज की लेक्चर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.